हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल स्टूडेंट्स हमने दो डेफिनेशन समझ ली थी, एक हमारी एडेप्टेशन थी एंड दूसरी हैबिटेट। हमने प्रीवियस वीडियो में हैबिटेट तक कवर कर लिया था स्टूडेंट्स। अब हमें टाइप्स ऑफ हैबिटेट से पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड पे रहता है उन्हें कहा जाता है कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहता है। लैंड वालों को स्टूडेंट्स बेसिकली हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। तो स्टूडेंट्स, यही सारे एग्जांपल्स हैं हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के। एक हमारे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स मीन्स ग्रास वाली जगह, डेजर्ट सैंड वाली, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर में मिलते हैं, हम उनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट है। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? लेक, रिवर्स एंड ओशंस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डेफिनेशंस गिवन है आपको, ये आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा। द लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, grassland, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world. तो स्टूडेंट्स, जो हमारी वेरिएशन कहते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिफरेंट हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखने को मिलते हैं और सारे ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। फॉरेस्ट अलग है स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड अलग है, डेजर्ट बहुत डिफरेंट है, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स बिल्कुल डिफरेंट है। और ये हमारी पूरी दुनिया भर में दिखाई देता है, हमें डिफरेंट पार्ट्स में हमें लैंड के हैबिटेट्स देखने को मिल जाता है। The organism both plants and animals live in a habitat are its biotic components. तो स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैबिटेट में रह रहे हैं वो उसके बायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो स्टूडेंट्स, बायोटिक से क्या समझते हैं? बायोटिक मीन्स लिविंग। The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. तो स्टूडेंट्स, और जो ये सारी बाकी चीजें होती है, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब हमारे एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग है। बायोटिक मीन्स लिविंग चीजें एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ऊपर एक ब्लू बॉक्स है, इसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर में ये बताया गया है जिस जगह पे हम पहले से ही रहते हैं, जिस हैबिटेट में, और हमारे पास उसके अकॉर्डिंग स्पेशल फीचर्स होते हैं वहां पे सर्वाइव करने के, तो वो हमारी एडेप्टेशन में आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ चेंजेस बहुत थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हम किसी प्लेन्स वाली जगह पे रहते हैं, मीन्स जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह नहीं है, और फिर हम किसी हाई माउंटेन रीजन में चले जाते हैं तो हमें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी, हम बहुत फास्ट ब्रीथ करेंगे क्योंकि हमें वहां पे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर वहां पे हम कुछ दिन रह ले माउंटेन्स वाली जगहों पे तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है, हम नॉर्मली ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो ये जिस तरीके का स्मॉल चेंज हमारी बॉडी में आया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हम इसे कहते हैं एक्लाइमेटाइजेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि यहाँ से आपकी डेफिनेशन है, स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। मतलब हमने सराउंडिंग जब अपनी चेंज की तो हमें कोई प्रॉब्लम आई, फेस की हमने, जैसे हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आई, पर थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो गई, तो हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्लाइमेटाइजेशन। These changes are different from the adaptation that place over thousands of years. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एडेप्टेशन से डिफरेंट है। एडेप्टेशन हमारे अंदर पहले से ही होती है, जैसे हम किसी सराउंडिंग में रहते हैं तो हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बैक टू अवर टॉपिक। हम जहाँ पे पढ़ रहे थे बायोटिक एंड एबायोटिक। स्टूडेंट्स, आगे क्या बताया हमें? वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। कुछ प्लांट सीड से ग्रो करते हैं। Let us look at some abiotic factors and their effect on the seed as they grow into young plants. तो स्टूडेंट्स, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स और उनके इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे वो ग्रोथ में मदद करते हैं यंग प्लांट्स की। सो स्टूडेंट्स, हियर आर द एक्टिविटी। रिकॉल एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 4। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम अ ग्राम एंड मेज सीड। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 में ऐसी एक्टिविटी की थी, हमने मेज सीड से स्प्राउट्स बना लिए, तो उसमें मॉइस्चर करके और उसे ओवरनाइट छोड़ दिया था, तो वो स्प्राउट्स में टर्न हो गए थे। When the seed turned into a sprout, it is said to have germinated. जब वो स्प्राउट बन जाती है तो हम कहते हैं वो जर्मिनेट हो गई। This is the beginning of a life of a new plant. तो जब कोई न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है तो वो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। Collect some dry मूंग seeds. Keep 20-30 seeds aside and soak the rest in the water for a day. तो स्टूडेंट्स, हमें मूंग सीड लेनी है, 20-30 सीड्स को हमें एक साथ
अलग रख के उसे पानी में सोक कर देना है पूरे दिन के लिए। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स। फिर जो सोक्ड मीन्स भीगी हुई सीड्स थी, हमें उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन द वाटर फॉर 3-4 डेज। एक पार्ट को स्टूडेंट्स हमें 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो के रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड डू सबमर्ज इन द वाटर। तो स्टूडेंट्स जो ड्राई सीड्स थी उन्हें हम अलग रखेंगे, जो पानी में भीगी हुई सीड्स थी उन्हें हम अलग रखेंगे। उन्हें डिस्टर्ब मीन्स हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं बार बार। कीप 1 पार्ट ऑफ अ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम। पहले तो स्टूडेंट्स 1 डे के लिए हमने जो मूंग सीड्स लिए उन्हें छोड़ दिया भिगो के, फिर हमने उसे बाहर निकाली और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स उसमें से जो एक पार्ट था हमने उसे वापस से पूरे 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दिया, एक को हमने ड्राई होने के लिए रख दिया और एक को स्टूडेंट्स हमने सनी रूम में रख दिया और दूसरे को हमने किस रूम में रखा जो टोटली डार्क था, जैसे कि कोई कबर्ड हो गई जहाँ पे कोई लाइट नहीं आती। कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और जो लास्ट पार्ट है हमारा वो हमें ठंडी जगह पे रखना है। से इन अ रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड दैम। या तो उसमें हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है या उसके चारों तरफ हमें आइस क्यूब्स रख देनी है। रिंस दैम एंड प्लेस द वाटर एवरी डे। फिर स्टूडेंट्स हमें उन्हें धोना है और उसमें पानी डेली डाल के देखना है। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज। तो कुछ दिन बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। डू द सीड्स इन ऑल 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। तो इन स्टूडेंट्स अलग अलग 5 कंडीशंस में जो हमने सीड्स रखे हैं, क्या वो यूनिफॉर्मली ग्रो कर रही हैं, सारी एक साथ जर्मिनेट कर रही हैं। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज। तो हमें क्या किसी सीड्स में ऐसा भी हुआ है कि हमें जर्मिनेशन मीन्स देखने को ही नहीं मिला कि वो सीड्स ग्रो भी कर रही है आगे या नहीं। डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो स्टूडेंट जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स है मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से, एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ प्लांट के लिए नहीं स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए एबायोटिक फैक्टर उतने ही इम्पोर्टेंट है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स। तो हमने देखा है स्टूडेंट जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो बहुत कोल्ड में भी और बहुत हॉट क्लाइमेट में भी एग्जिस्ट करता है। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं स्टूडेंट्स। एडेप्टेशन इज मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो एडेप्टेशन ही एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट्स जिससे हम कैसे भी क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेते हैं, हमारी बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है। Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region is also changed very slowly. So students जो adaptation है वो short period of a time के लिए नहीं होती है, क्योंकि जो abiotic factor होता है उस regions के वो भी बहुत slowly change होता है। ऐसे थोड़ी स्टूडेंट्स कोई ग्रास वाली जगह है एकदम से सारी ग्रास गायब हो जाएगी और वो डेजर्ट बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स वो भी बहुत स्लोली चेंज होता है उसके और abiotic factors भी। Those organisms which cannot adapt to these changes die and only the adapted ones survive. तो स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं, अब जैसे कोई जगह थी वो पहले बहुत अच्छी थी, फिर वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ के प्लांट्स कम हो गए और वो डेजर्ट टाइप बन गया, तो उसके साथ साथ जिन ऑर्गेनिजम्स ने वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया मीन्स वो उसमें रहना सीख गए तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज वो मर जाएंगे। सिर्फ जो अडेप्ट कर लेते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चीजों को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं अलग अलग वेज में। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। तो इसी के वजह से डिफरेंट वेराइटी देखने को मिलती है हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग जगहों पे। Let us look at some habitats, understand the abiotic factor and adaptations of an animal in these habitats. तो स्टूडेंट्स आगे हम ऐसे हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे और एबायोटिक फैक्टर्स को समझेंगे और किस तरीके से जो वहाँ के रहने वाले एनिमल्स हैं उन्होंने उन हैबिटेट में अपना एडेप्टेशन किया, मीन्स वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं चैप्टर का ये वाला पार्ट एंड कर रही हूँ, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।